हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमने सीडीपी से लिया है और आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2016 का प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, वो भी सीडीपी का, यानी सीडीपी के 30 क्वेश्चन होंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे। ठीक है, यानी लेव वाइगोत्स्की के जो समाज संरचना सिद्धांत है उसमें दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते, अगर आप दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक हैं तो उस नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को सबसे ज्यादा वरीयता देंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, सहयोगी प्रोजेक्ट। दूसरा है मानकीकृत परीक्षण। तीसरा तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न और चौथा वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। तो अगर हम एक दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक हैं तो हमारा जो आकलन करने का जो एक विधि होगा वो होगा सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि अपनी कक्षा की जो वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं उनसे निपटने के लिए हम शिक्षकों को क्या करना चाहिए। ठीक है, पहला, शिक्षक और आकलन के समान और मानक तरीके हों, तो मानक जहाँ पे हो वो गलत ही रहेगा। ठीक है, दूसरा है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित किया जाए, ये भी गलत है। तीसरा है कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, बिल्कुल सही है कि बच्चों से सबसे पहले बातचीत करें और उनका जो दृष्टिकोण है उनको जो है महत्व देना चाहिए एक शिक्षक को। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चौथा है कि विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकलन उद्देश्य होता है यदि, या आकलन का जो उद्देश्य होता है वो होता है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। नहीं, आकलन का उद्देश्य का मतलब ये नहीं होता कि विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। दूसरा कि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों के प्रति पुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, बिल्कुल सही। आकलन का जो उद्देश्य होता है यही होता है कि उससे क्या हो, विद्यार्थियों और शिक्षकों के प्रति जो फीडबैक हो वो प्राप्त होना चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है कि यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, ये गलत है। चौथा है कि विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए, ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। आपका जो सही आंसर है वो आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ठीक है, यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए विद्यालय में। पहला है अधिनायक की, दूसरा है सत्तावादी, तीसरा ऑप्शन है सुविधादाता और चौथा अनुमति परक। ठीक है, तो एक शिक्षक की जो भूमिका होती है एनसीएफ 2005 के अनुसार वो होती है सुविधादाता की। ठीक है, तो उसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, यानी जो विद्यार्थियों से शिक्षिका की जो अपेक्षाएं होती है उसमें अधिगम क्या काम करता है। पहला है कि अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, बिल्कुल सही है कि जो अधिगम होता है उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है कि अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती है, ये ऑप्शन गलत है। तीसरा कि अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, ये ऑप्शन आपका गलत है। और नीचे दिया है फोर्थ ऑप्शन की अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। तो जो है एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की जो अपेक्षाएं होती है वो अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या कहलाता है। अगर विशेष आवश्यकताओं को जो है आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको शामिल किया जाता है तो ये जो क्या होता है, एक काल्पनिक लक्ष्य होता है, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या एक काल्पनिक लक्ष्य है, पहला ऑप्शन। दूसरा है कि इनमें जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ये गलत है। पहला ऑप्शन भी आपका गलत है कि एक आपका काल्पनिक लक्ष्य नहीं है। सी नंबर कि विद्यार्थियों पर भार बढ़ेगा, ये भी गलत है। चौथा कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको कक्षा में शामिल करने का उद्देश्य यह होता है कि शिक्षण के प्रति जो दृष्टिकोण है, जो विषय वस्तु है उसमें जो है धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, तो इसका आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा, यानी कि एक कक्षा में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इन तीनों पृष्ठभूमि से युक्त कक्षा होती है, उसमें सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है।
तो यह कथन है, ये कथन क्या है कि जो है क्या ये कथन सही है या फिर गलत ही, ये बताना है। पहला है यह कथन गलत है क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दूसरा है कि सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, बिल्कुल सही है कि जो है ये अगर एक कक्षा में विभिन्न प्रकार के जो है बच्चे होंगे, यानी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे होंगे, तो जो बच्चे आपस में जो है एक दूसरे से चीज़ों को सीखेंगे, वो जो विभिन्न प्रकार की कौशल होते हैं एक दूसरे से सीखेंगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनने में असमर्थ बच्चा, जो सुनने में असमर्थ बच्चा है उसको क्या करना चाहिए। पहला है कि श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं, बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा है कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए, बिल्कुल सही है कि जो सुनने में असमर्थ बच्चा है वो अपने जो नियमित विद्यालय है उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा, यानी उसके अनुसार सुविधा और जो उसके अनुसार जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन साधनों की ज़रूरत है उसको उपलब्ध कराया जाए, तो वो जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है नियमित विद्यालय में सभी विद्यार्थियों के साथ। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। ठीक है, एक विशेषता बताना है जो कि प्रतिभावान शिक्षार्थी में पाई जाती है। पहला है कि वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, ये ऑप्शन गलत है, ये प्रतिभावान शिक्षार्थी की जो है विशेषता नहीं है। दूसरा है कि यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, बिल्कुल सही है। जो प्रतिभावान शिक्षार्थी होते हैं वो नई नई चीज़ों को जानने की ज़्यादा उनके अंदर जिज्ञासा होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि उनकी जो क्लास है वो अधिक एक्टिविटी उसमें ज़्यादा हो। ठीक है, अगर उनके क्लास में ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं या फिर जो है नई नई चीज़ें सीखने को नहीं मिलता है तो वो ऊब जाते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा और यही आपका जो है प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, किस तरीके से जो शिक्षिका है अपनी प्राथमिक कक्षा में जो प्रभावी अधिगम है उसको बढ़ा सकती है। पहला है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, बिल्कुल नहीं, छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार हम शिक्षक जो होते हैं नहीं दे सकते हैं, ये गलत होता है। दूसरा ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, यह भी गलत है। चौथा है कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, बिल्कुल सही ऑप्शन है। किसी भी विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से जो है जोड़कर अगर चीज़ों को बताया जाए या सिखाया जाए तो वो जो है अधिगम को ज़्यादा बढ़ाने का जो है माध्यम होता है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को तभी बढ़ाया जा सकता है जब विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित किया जाए, उनके साथ जोड़ा जाए, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, कौन सा कथन है जो कि सही है। पहला है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा है कि बच्चे समस्या समाधान करता है, बिल्कुल सही है कि जो बच्चे होते हैं वो जो समस्याएं होती है उसके जो है समाधान करता होते हैं, तो बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। तीसरा है कि बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बिल्कुल सही है, जो बच्चे होते हैं वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तीसरा है कि बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, बिल्कुल सही है कि जो बच्चे हैं वो पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, तो ये तीन ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, फर्स्ट आपका गलत होगा। ठीक है, तो बी, सी और डी आपका सही होगा। बी, सी और डी आपका सेकेंड ऑप्शन है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। उसमें बताना है कि कौन सी ऐसी विधि है जो संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए प्रभावशाली है। पहला है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना, यह ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा है याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, यह ऑप्शन भी आपका गलत होगा। तीसरा है कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा कि जो बच्चे हैं उनको जो है कई तरह के उदाहरण दिए जाए और उन्हें जो है अपना खुद का तर्क शक्ति उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि अपना खुद का वो जो है विचार व्यक्त करें, आप खुद सोचें और खुद जो है उसको बताएं, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। कौन सा ऐसा वातावरण जिसमें जो है बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। पहला है जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। पहला ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा कि जहां जो है उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे उनके लिए जो है महत्वपूर्ण है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा है कि जहां शिक्षक एकाधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता है, आदेश तो गलत ही होगा। तीसरा कि जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, ये ऑप्शन आपका गलत है। चौथा कि जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होते हैं और विद्यार्थी निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करते हैं, ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत होगा। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा कि जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, यानी कि जो उनका वातावरण है, ठीक है, तो ये इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे ज़्यादा प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो और वे अनुभव करते हो कि वो महत्वपूर्ण है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। अगर वो बच्चा जो है किसी पक्षी को देखकर बताता है कि या कहता है कि पक्षी, तो इसके बारे में जो है हमें क्या पता चलता है इस विचार के बारे में। पहला है कि बच्चे की स्मृतियाँ पहले से ही भंडारित होती हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा है, नहीं ये ऑप्शन गलत है, पहले से भंडारित नहीं होती है। दूसरा है कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जो बच्चा है उसमें जो है पक्षी का प्रत्यय यानी पक्षी के बारे में वो समझ उसमें विकसित हो गई है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तीसरा है कि बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया, बिल्कुल सही कि जो बच्चा फील कर रहा है, जो अनुभव कर रहा है, जो देख रहा है, उसको बताने के लिए उसने भाषा के कुछ उपकरण को जो है विकास कर लिया, यानी कि कुछ चीज़ें उसने भाषा की सीख ली हैं, जैसे कि वो बोल पाता है, शब्दों का उच्चारण उसने सीख लिया है, तभी वो जो है बता पाता है कि वो पक्षी है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो है बी और सी ऑप्शन सही होगा, बी और सी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, बी और सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहें, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहें कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, उनको यानी कि इंटरनल जो है मोटिवेशन उनके अंदर आ सके, कौन सी ऐसी प्रक्रिया अपनाएं ताकि बच्चे जो है खुद से मोटिवेट हों। पहला है, चलो इसे करने से पहले समाप्त कर लो, ऐसे शब्द जो है या ऐसे वाक्य यूज करें तो बच्चे जो है प्रेरित होंगे। या फिर तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा कि काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक ट्रॉफी मिलेगी। चौथा है कि इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है कि किसी भी काम को अगर किसी भी व्यक्ति को जो है प्रेरित करना है यानी उन्हें करवाना है और साथ में ये भी मैसेज देना है कि वो सही तरीके से सीखे एक जो है प्रेरणा के साथ, तो हम उसे यही कहेंगे कि चलो इसे करने की कोशिश करते हैं या फिर इसको करने की कोशिश करो, इससे तुम हो सकता है कि चीज़ों को सीख जाओ, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही, तो बच्चा खुद से चीज़ों को करने की कोशिश करेगा बिना कहे, वो नई नई चीज़ें जो है करने की या नई नई एक्टिविटी करने की सोचेगा, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, ठीक है। कोई शिक्षिका है वो अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से इंटरनल रूप से जो है उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। पहला है कि उनमें चिंता और डर पैदा करके, बिल्कुल नहीं। दूसरा है प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, ये ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करके, बिल्कुल सही है कि जो व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित उनका करने और यानी कि उनका खुद का एक व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित हो, ठीक है, और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, यानी कि उनमें जो है अगर बच्चा निपुण करना है बच्चे को तो उनमें हमें जो है यानी टीचर को हेल्प करनी चाहिए ताकि जो उनका व्यक्तिगत लक्ष्य है वो सही से पूरा हो जाए, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, कैसे। पहला है कि सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, पहला ऑप्शन है।
यानी कि सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने, ठीक है, और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। बिल्कुल सही, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा कि रटकर नहीं है। तीसरा दंडात्मक भी नहीं होगा। चौथा कि ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके, ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। पहला है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, पहला ऑप्शन है। दूसरा शारीरिक दंड, तीसरा है व्यक्ति सापेक्ष अतिगम। बिल्कुल सही है कि जो है प्रभावशाली विद्यालय है उसकी जो प्रथा होती है वो होती है व्यक्ति सापेक्ष अतिगम। इसका सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ठीक है, पहला है सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, पहला ऑप्शन है। दूसरा है भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, तीसरा सिर से पैर की ओर। ये ऑप्शन आपका सही होगा कि जो विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत है वो जो है सिर से पैर की ओर की सिद्धांत की तरफ व्याख्या करता है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, यानी कौन सा ऐसा संवेदनशील समय है जिसमें बच्चा भाषा सीखता है या फिर उसमें भाषा विकास होता है। दूसरा, पहला ऑप्शन है जन्म पूर्व का समय, दूसरा मध्य बचपन का समय, तीसरा है वयस्क अवस्था और चौथा प्रारंभिक बचपन का समय। तो जो प्रारंभिक बचपन का समय होता है वो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है। इसी में बच्चा जो है भाषा को सीखता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी, या जो है बताना कि किस प्रक्रिया का जो है परिणाम होगी। पहला है आनुवांशिकता और पर्यावरण, दूसरा वृद्धि और विकास, तीसरा स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, चौथा अनुशासन और पौष्टिकता। ठीक है, तो इसमें जिन दो बीजों की जो परस्पर प्रतिक्रिया है या दो चीज़ों की जो परस्पर प्रतिक्रिया है वो है आनुवांशिकता और पर्यावरण। यानी कि एक जो लड़की है 6 वर्ष की, उसमें आनुवांशिकता तो है ही है, साथ में वहाँ का जो एटमॉस्फेयर वो भी उसको सही मिल रहा है। जो आनुवांशिकता से उसको गुण मिले हैं एक बच्ची को, वही साथ जो है आपका उसके पर्यावरण के साथ ही मिल रहा है। यानी कि वही एटमॉस्फेयर उसके घर में भी मिल रहा है। यानी बच्ची जो खिलाड़ी है और बच्ची जो खेल कूद में असाधारण प्रतिभा कर रही है, उसका जो है कुछ चीज़ें उसने आनुवांशिकता यानी माता पिता से सीखी है। साथ में उसके माता पिता जो है एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी उसके अकॉर्डिंग बनाए कि वो चीज़ों को सीख सके, घर में भी वो जो है प्रैक्टिस कर सके, साथ में उसको प्रशिक्षण भी देते हैं बाहर भी। ठीक है, तो यानी दोनों उसको जो है चीज़ें मिल रही हैं। पहला आनुवांशिकता भी उसको सही प्रकार का मिला, दूसरा उसका पर्यावरण यानी जो एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए बच्चों को सीखने के लिए वो भी उसको पर्याप्त मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। गौण वाहक बताना है। ठीक है, पहला है परिवार और पास पड़ोस, पहला ऑप्शन है। दूसरा है विद्यालय और पास पड़ोस, तीसरा है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, चौथा है परिवार और रिश्तेदार। ठीक है, तो जो सामाजिकरण के गौण वाहक होते हैं वो है विद्यालय और पास पड़ोस। ठीक है, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जो कि सामाजिकरण का गौण वाहक माना जाता है, विद्यालय और पास पड़ोस। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है उसका मूल कारण कौन सा है। पहला है संतुलन, दूसरा है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, तीसरा है मानसिक प्रारूपों का समायोजन और चौथा है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण माना जाता है वो है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। बी ऑप्शन यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है, ये बताना है कि ये जो तर्क दिया गया है ये किस सोपान के अंतर्गत आएगा, वो भी कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन,
नहीं, इसमें दंड की तो कोई बात ही नहीं की गई है। दूसरा सामाजिक संकुचन अनुकूलन, ये भी गलत है। तीसरा अच्छा लड़का अच्छा लड़की या अच्छा लड़का अनुकूलन, बिल्कुल सही है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यहाँ पे जो है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन के जो सिद्धांत है या सोपान है उस पर काम करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, सी ऑप्शन, कि जो है अगर आप ईमानदार हैं यानी कोई भी बच्चा जो है अगर ईमानदार है तो वो अच्छा लड़की या अच्छा लड़का होने का जो है अनुकूलन होता है और उसको यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अंतर्गत अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। पहला है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, बिल्कुल सही है कि जो शिक्षार्थी है उसके द्वारा जो पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन की जाती है वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, बिल्कुल नहीं। तीसरा ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ये गलत है। चौथा है कि शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, ये तो वैसे भी गलत है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो अधिगम के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है वो होता है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है। पहला समायोजन और अनुकूलन के रूप में, बिल्कुल नहीं। दूसरा है समावेशन और समायोजन के रूप में, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो क्या करता है। पहला, खोज को प्रोत्साहन देता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है और ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, जहाँ पे बच्चा जो है खोज करे और टीचर उसको प्रोत्साहन दे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा है नियामक है, गलत है। तीसरा समावेशन को हतोत्साहित करता है, ये ऑप्शन गलत है। आवृत्ति को बढ़ावा देता है, ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही है कि वो जो है खोज को प्रोत्साहन देता है, तभी अधिगम जो है सुगम बनता है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। ठीक है, क्या बताता है कि हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक पाठ विषय 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो, बिल्कुल नहीं। एक पाठ को 8 विभिन्न विधियों से कैसे पढ़ाएंगे, तो ये गलत है। दूसरा कि बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। तीसरा कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए वो बुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करिए, बिल्कुल सही है कि जो शिक्षक है उनको चाहिए कि जो विषय वस्तु है उसको वैकल्पिक विधियों से यानी विभिन्न प्रकार के विकल्प देकर पढ़ाना चाहिए। ठीक है, एक ही तरीके से नहीं, उनको कई विकल्प देने चाहिए। ऐसी विधि से जो है पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, ये ऑप्शन आपका सही होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई 5 वर्ष की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे की विचारों की अहंग केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे, बिल्कुल गलत है। दूसरा कि जीन पियाजे इसे अहंग केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा, बिल्कुल सही है। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग है, ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लिंग यानी जेंडर है वो क्या है। पहला है जैविक सत्ता, दूसरा है शारीरिक संरचना, तीसरा है सहज गुण, चौथा सामाजिक संरचना। जो लिंग है यानी कि जो जेंडर है वो ये आपका सामाजिक संरचना है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।